हेलो एवरीवन। तो आप जानते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति हुई है, जो लोकपाल के चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हुई है हाल ही में। और 2022 के बाद हमें एक्टिंग लोकपाल मिले थे, लेकिन एज अ चेयरमैन प्रॉपर फुल टर्म लोकपाल हमें अभी तक नहीं मिले थे। और अब हमारे देश को दूसरा लोकपाल मिल चुका है। तो आज के सेशन में हम लोकपाल और उसे जो भी संभावित सवाल आ सकते हैं एग्जाम में उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्टिस एएम खानविलकर इनको बनाया गया है देश का दूसरा लोकपाल। आप जानते हैं कि लोकपाल किन्हें बनाया जाता है। लोकपाल हमेशा किसी फॉर्मर सीजीआई या फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए या और साथ ही साथ उनके पास 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर उनके पास 10 साल के एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, प्रख्यात जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के नजर में। तो वो व्यक्ति क्या बन सकते हैं, तो वो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फॉर्मर जज या फिर न्यायाधीश यानी कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम भारत का लोकपाल बना सकते हैं। ये इस लोकपाल के जो पोस्ट की क्राइटेरिया है। अब लोकपाल सुनने को लगता है कि ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, पर ऐसा नहीं है। लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से भारत के एक लोकपाल चेयरमैन रहेंगे, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर और 4 जुडिशियल मेंबर रहते हैं। तो खैर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अभी खानविलकर जी बने हैं लोकपाल, ये जुलाई 2022 में ही रिटायर कर चुके थे। और इसके पहले पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। जस्टिस पीसी घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे और इनका जो कार्यालय रहा वो 2019 से लेकर 27 मई 2022 तक रहा। तो 2022 के बाद अभी तक हमारे देश में कोई प्रॉपर लोकपाल एज फुल टर्म मेंबर नहीं थे। अब हम देखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर रहता है उसमें 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। जो 2022 से अभी तक पीके मोहंती जो हैं वो एक एक्टिंग लोकपाल के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे देश को नया लोकपाल मिल गया है। तो इसी संदर्भ में कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट सिस्टम डिजाइन फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजंस ग्रीवेंसेस। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि सबसे पुरानी प्रणाली है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो नागरिक हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिस्टम को ही हम ओम्बड्समैन सिस्टम कहते हैं, लोकपाल प्रणाली कहते हैं। ये सबसे पुराना सिस्टम है जिससे नागरिकों की शिकायत को दूर किया जा सकता है। और ये कब से शुरू हुआ, तो ये 1809 से शुरू हुआ। ये स्वीडन में शुरू हुआ 1809 से। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विकासशील देश है, तो गुयाना जो है ये ऐसा पहला डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश, जहां पे लोकपाल के बारे में बात शुरू हुई थी 1968 में ही यहाँ पर लोकपाल बन गए थे। यानी कि वहां उनके देश में जो भी कहा जाता हो इसको एक तरह से ओम्बड्समैन बन गए थे। इसका मेन काम है कि देश में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसको रोकना। तो अगर हम पूरी तरह से बात करेंगे तो ये स्वीडन है, लेकिन अगर हम एक विकासशील देश की बात करें कि कौन सा डेवलपिंग कंट्री है, तो वो गुयाना था, जो कि इसने लोकपाल के सिस्टम को अपनाया। पहला कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सा है? कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि कभी ना कभी जिसपे ब्रिटेन का राज हो। तो ब्रिटेन का राज हो ऐसा कौन सा कंट्री है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकपाल प्रणाली अपनाने वाला विश्व का पहला राष्ट्रमंडल देश कौन सा है। तो राष्ट्रमंडल देश जो है, भले स्वीडन ने 1809 में से अपना लिया था, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड ने इसे अभी अपनाया है। तो ये न्यूजीलैंड है जिसने इसको अपना लिया है और ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री है जो कि इसने लोकपाल को अपना लिया है। फिर हम बात करेंगे प्रोक्योरेटर सिस्टम। प्रोक्योरेटर सिस्टम इज स्टिल रनिंग। तो प्रोक्योरेटर सिस्टम कहां पे चल रहा है? प्रोक्योरेटर सिस्टम को ही हम लोकपाल, ये न्यूजीलैंड में इसको इसी नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कहां पे चल रहा है?
तो अभी भी ये रशिया में चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोक्योरेटर सिस्टम जो है ये रशिया में चल रहा है और ये प्रोक्योरेटर जनरल कहते हैं, जो कि जिनकी अवधि 7 साल की होती है रशिया में। तो अभी आपने जाना कि सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ। अगर हम कॉमनवेल्थ देश की बात करेंगे तो ये देश हो गया आपका न्यूजीलैंड। और अगर हम बात करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा देश है जो कि विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है और उसमें ओम्बड्समैन है, तो वो है गुएना। और प्रोक्योरेटर सिस्टम जो है ये सिस्टम कहाँ की बात है, तो ये रशिया की बात है। कौन सा पहला स्टेट है भारत में जिसने लोकायुक्त, तो अगर केंद्र में एक लोकपाल होते हैं तो स्टेट्स में क्या होते हैं, स्टेट्स में हर राज्य में लोकायुक्त होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेट कौन सा है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 1971 में ही लोकायुक्त को स्थापित कर दिया था और लोकायुक्त एक्ट के तहत यहाँ पे लोकायुक्त का एग्जिस्टेंस शुरू हो चुका था। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। फिर बात होती है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग है लोकपाल या लोकायुक्त, जो स्टेट में सबसे लोकायुक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है, तो ये स्टेट कौन सा है, ये है कर्नाटका। तो भले सबसे पहले महाराष्ट्र में ये आया, लेकिन लोकायुक्त का जो पोजीशन है कहा जाता है कि कर्नाटका में सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये जो है पब्लिक सर्वेंट और कैबिनेट मेंबर रिफ्यूजेस टू फॉलो देयर ऑर्डर, दे कैन नॉट लॉन्च प्रोसीडिंग। यानी कि अगर लोकायुक्त की बात कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं मानता है या कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मानता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन कर्नाटका में ऐसा नहीं है। कर्नाटका में लोकायुक्त का ऑफिस सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पूछा जा रहा है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब फोर्स में आ गया, तो ये फोर्स में कब आया, एक्ट केम इनटू फोर्स। लागू भले 2016 में हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये 2013 का है, ठीक है। तो ये लोकसभा से 2011 में पास हुआ और राज्यसभा से 2013 में पास हुआ। इसको प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर यानी कि असेंट प्रणब मुखर्जी ने दिया 1 जनवरी 2014 में और 16 जनवरी 2014 से ये जो है केम इनटू फोर्स आ गया और इसके बाद ये लागू हो गया। और फिर हम जानते हैं कि इसी के तहत 2019 में हमारे देश में पहले लोकपाल आए, अन्ना हजारे जी के पूरे रिवोल्ट के बाद, है ना। अन्ना हजारे जी ने इतना बड़ा जो प्रदर्शन किया उसके बाद ये सब चीज जो है सीरियसली सरकार ने लेना शुरू किया। हु अपॉइंट्स द लोकपाल, अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि स्टेट में इसे कौन करता है, तो द गवर्नर जो है, गवर्नर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं और ये पहले कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट असेंबली से कंसर्न करने के बाद इन्हें नियुक्त करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हुए। तो हमने समझा पहले कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे देश में क्या होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे देश में ये एक बॉडी होनी चाहिए लोकपाल की। और लोकपाल का क्या काम रहेगा कि किसी भी ऑफिस में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये उस पर निगरानी रखें और साथ ही साथ उस पर एक्शन ले। तो इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई, डेवलपिंग कंट्री में गुएना हुआ। भारत ने 1960 के दशक में ही लोकपाल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन 8 बार ये प्रस्ताव आने के बाद भी ये पारित नहीं हो सका। पारित नहीं होने के बाद 2013 में फाइनली इस पे एक कानून आया और 2014 में जाकर ये पारित होता है। 2014 में पारित होने के बाद इसका एक प्रॉपर कानून बनता है जिसके तहत हमारे देश में ये ऑफिस को स्टैब्लिश किया जाता है। पहले भी हमने जान लिया कि मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि 4 इसमें नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं, 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं। अब ये 9 मेंबर बॉडी में 50% ये देखा गया कि आरक्षित वर्ग से लोग होने चाहिए, यानी कि 50% लोग जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी या विमेन कैटेगरी से होने चाहिए। जो लोकपाल बनेंगे या उसके जो मेंबर्स बनेंगे वो 5 साल के लिए बनेंगे या फिर 70 साल के एज तक बनेंगे। जो भी इसमें से पहले आ जाएगा तो इनके ये कार्यालय खत्म हो जाएगा। अब इन्हें चुनने के लिए एक चयन समिति बैठाई जाती है जिसमें कम से कम 8 मेंबर होने चाहिए। तो एक तरह से सर्च पैनल इसमें बैठाया जाता है। अब जब इनके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, यानी कि इनके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो ये कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, चाहे वो किसी भी मंत्री का ऑफिस हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का ऑफिस हो या फिर कोई भी सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो ग्रुप ए बी सी डी के, तो ये इन पे क्षेत्राधिकार है कि ये इस पे भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप होता है तो ये कार्रवाई कर सकते
सकते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई सुरक्षा को लेकर बात आती है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बात आती है कोई सिक्योरिटी को लेकर या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कोई बात आती है कि प्रधानमंत्री ने ये एक्शन इसीलिए लिया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात आती है, या लोक व्यवस्था की बात आती है, या परमाणु ऊर्जा की बात आती है, या अंतरिक्ष को लेकर कोई बात आती है, इसके अलावा अगर संसद में कोई बात चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, संसद में कोई स्पीच चल रहा है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में ये संविधान में लिखा हुआ है कि संसद पे हुई गई किसी भी कार्रवाई पर, मतलब कोई भी चीज पर आप एक्शन नहीं लेंगे या उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो ये सारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर लोकपाल का मतलब लोकपाल की पकड़ नहीं है या उनके क्षेत्राधिकार के ये बाहर है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो हमने जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो समझा, साथ ही साथ हमने देखा कि अशोक कुमार सेन ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये आइडिया ये लेकर आते हैं 1960 के दशक में कि हमारे देश में भी लोकपाल होने चाहिए। तो आप अशोक कुमार सेन का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो आपको पता है कि एल.एम. सिंघवी कमेटी ये वही कमेटी है जिसने कहा था कि पंचायत को भी संवैधानिक अधिकार, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए। ये वही कमेटी है जिसने ये टर्म कॉइन किया लोकपाल एंड लोकायुक्त 1963 में। उसके बाद जब प्रशासन को ठीक करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके ऐसा प्रशासनिक सुधार आयोग बनाते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि 1966 में या सेटिंग अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि ये बोला गया कि 1966 में जो पहला फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया उसमें ही कह दिया गया था कि हाँ आपको दोनों तरफ से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना है जो कि लोकपाल और लोकायुक्त का रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके रिकमेंडेशन के बाद जब पहला रिकमेंडेशन होता है 1968 में, तो ये बिल आता है लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है 2002 में, और जब ये चीज आती है 2002 में तो लेटर इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त की बात स्ट्रांगली करनी शुरू होती है। लेकिन 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बाद भी लोकपाल लोकायुक्त की बात नहीं होती है। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि अन्ना हजारे जी कम्स इनटू रोल प्ले, है ना, तो ये रोल में आते हैं अन्ना हजारे जी, और उसके बाद अन्ना हजारे जी एक हंगर स्ट्राइक करते हैं अप्रैल 2011 में कि एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी बननी चाहिए लोकपाल के नाम से, और फिर ये बिल पास होता है लोकपाल और लोकायुक्त का। तो होपफुली अब आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा, और साथ ही साथ हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से समझ के उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके लिए आप जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी क्लास रोज सुबह 8 बजे होती है करंट अफेयर्स की, और ये जो आपके शॉर्ट वीडियोस क्लास है वो 6 बजे आपको मिलती है शाम में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।